हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसे कई अधिनियम पारित हुए जिन्होंने भारतीय संविधान में कई विशेष प्रावधानों को जगह दी। भारतीय संविधान में कई ऐसे महत्वपूर्ण राज्यव्यवस्था से संबंधित प्रावधान हैं जो कि ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाए गए अधिनियमों से प्रेरित हैं या उनसे सीधे ले लिए गए थे। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का 70% भाग को उठाकर हमारे भारतीय संविधान में ज्यों का त्यों शामिल कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें 1909 के शासन अधिनियम या 1919 के शासन अधिनियम या 1935 के या फिर 1947 के भारतीय शासन अधिनियम जो कि संप्रभुता अधिनियम था, वो क्या था, इनके महत्वपूर्ण प्रावधान पर आज हम चर्चा करेंगे। 1600 में ब्रिटेन में एक कंपनी का निर्माण होता है। कब होता है? 1600 में। उस कंपनी का नाम क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां। महारानी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र से या आज्ञा पत्र के द्वारा ब्रिटेन के व्यापारी वर्ग के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है और ये भारत आती है 1608 में। 1608 में ये भारत आती है और भारत में ये सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है। कई बुकों में बताया गया कि जो ब्रिटिश इंडियन कंपनियां थी वो 1600 में भारत आई। नहीं गाइज, इसमें आप ध्यान रखना कि 1600 में इसका निर्माण हुआ था और ये बात जब आई, कब आई थी? 1608 में। आगे हम देखते हैं जो हमारा भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको हम दो भागों में बांटकर देखते हैं। नंबर 1 हम देखते हैं 1600 से लेकर 1858 से। इसे हम कहते हैं कंपनी का शासन। कंपनी के शासन के अनुसार क्या कहते हैं? 1600 से 1658 में कंपनी का शासन, यानी कि कंपनी को भारत में शासन चलाने के लिए कुछ अधिनियम बनाने पड़े। उन्हीं अधिनियमों को रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में स्थापित किया गया। समय समय पर कंपनी ने कुछ बदलाव किए गए, जिसके को हम चार्टर अधिनियम के द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे 1773 का एक्ट, 1784 का, 1793 का, 1813, 1833 और 1853, यानी कि 1608 से लेकर 1858 में भारत में कंपनी का शासन था। यदि हम अच्छे तरीके से एक बार डीपली जाएं तो देखेंगे कि 1773 से कंपनी अपना शासन स्थापित करती है, यानी कि भारत में पूर्णतः जो शासन या प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी निभाती है कंपनी, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा निभाती है। और कब तक? 1858 तक। 1757 के अधिनियम के बाद, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में अधिनियम आता है, भारतीय परिषद अधिनियम। उसके द्वारा महारानी एलिजाबेथ ने घोषणा करती है कि भारत पर अब क्या होगा? सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा, जिसे हम कहते हैं ताज का शासन। इसलिए 1858 से 1947 तक ताज का शासन के द्वारा भारत में शासन किया जाता है, यानी कि अब ब्रिटिश संसद डायरेक्टली यानी हमारे देश पर क्या कर रही थी? शासन कर रही थी। 1773 से 1858 तक कंपनी के अकॉर्डिंग शासन कर रहा था ब्रिटिश संसद। अब सीधा ही 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने सीधा जो प्रशासन था अपने हाथों में ले लिया था। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1881, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अभी हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिश
रूल्स इंडिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि जो ब्रिटिश रूल थे इंडिया में 2 पार्ट में डिवाइड किए गए। कंपनी रूल 1773 से 1857 और क्राउन रूल्स कौन कौन से, जो 1858 से 1947 तक थे। अंग्रेज 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए भारत में आते हैं, यानी कि जिसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिए गए चार्टर के तहत भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार था। कब था, कब ये 1600 में ये कंपनी स्थापित होती है और 1608 में भारत में आती है। महारानी एलिजाबेथ के प्रथम के द्वारा चार्टर से भारत में व्यापार करने का विशेष प्रावधान होता है। 1765 में कंपनी, जो अब तक विशुद्ध रूप से व्यापारिक कार्य करती थी, ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। यानी कि 1700 दो युद्ध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1757 और 1764। 1757 में क्या होता है, अब 1757 के युद्ध के बाद भारत पर अंग्रेजों की शासन की नींव पड़ जाती है और 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। और 1764 में जो लड़ाई होती है 1764 की बक्सर की, इसे इलाहाबाद की संधि के तहत जो बक्सर की लड़ाई है वो कब खत्म होती है, इलाहाबाद की संधि के साथ खत्म होती है, जिसमें बंगाल पर शासन कौन करेगा, बंगाल का नवाब शासन करेगा। लेकिन वहाँ पर जो राजस्व वगैरह प्राप्त करना किसके हाथ में था, कंपनी। यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शासन कौन कर रहा था, बंगाल का नवाब, और राजस्व कौन इकट्ठा कर रहा था, कंपनी। इसे ही दोहरी व्यवस्था कहा गया। इसने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1857 में सिपाही विद्रोह के मद्देनजर ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन की सीधी जिम्मेदारी ली। यानी कि 1857 तक ब्रिटिश कंपनी भारत पर शासन करती है, जबकि 1857 के क्रांति के बाद 1858 में सिपाही विद्रोह के मद्देनजर ब्रिटिश क्राउन भारत में शासन करने की सीधी जिम्मेवारी ले लेती है। यह नियम 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने तक जारी रहा। स्वतंत्रता के साथ एक संविधान की आवश्यकता आई, अतः इस उद्देश्य के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यानी कि 1946 में एक मिशन आता है। कौन सा मिशन आता है, इस समय ये मिशन आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जो भारत में भारतीय संविधान सभा का गठन की बात करता है। इसमें 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस और तीसरा बंदा कौन था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। 1773 का रेगुलेटरी एक्ट हम देखते हैं कि 1773 में अब कंपनी ने कौन कौन से नियम हमारे लिए बनाए थे। इस नियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। यानी कि भारत पर कंपनी के मामलों को नियंत्रण करने के लिए और उन पर नियमित रूप से शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। अब 1773 के एक्ट के द्वारा कंपनी, जैसे कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भारत पर सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी। अब 1773 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रशासनिक कार्यों के लिए भी ब्रिटिश EIC कंपनी थी जो इसको मान्यता दी गई। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। क्वेश्चन आएगा, किस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो इसका आंसर आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। यानी कि 1773 के एक्ट से जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। उनकी सहायता के लिए अब एक कार्यकारी परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे और पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वारेन हेस्टिंग।
आप इसमें पिक में देख सकते हो कि ये हमारे कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, पहले के विपरीत जब तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी। यानी कि 1773 के एक्ट से पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रही थी और सभी प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर था और वो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर रही थी। लेकिन 1773 के एक्ट के द्वारा बम्बई, मद्रास और बंगाल के अधीन कर दिया गया। यानी कि मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी उनको भी बंगाल के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसने कलकत्ता 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश थे। यानी कि 1773 के एक्ट से 1774 में बंगाल के कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश था ये एलिजा इम्पे था। कौन था? एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। वैसे तो ये 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय था इसमें सिर्फ बंगाल के जो सदस्य थे, बंगाल के नागरिक ही इसमें अपील कर सकते थे, पूरे भारत के लिए नहीं था। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसे कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया। यानी कि 1784 के एक्ट से भारत में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक यानी कि प्रशासनिक कार्य को अलग अलग किया गया। इसके लिए एक निदेशक मंडल को वाणिज्य मामले का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई और राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड नामक एक नई संस्था बनाई गई। यानी कि 1784 का जो एक्ट था, 1784 के एक्ट में 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया। एक निदेशक मंडल बनाया गया। जो निदेशक मंडल था ये व्यापार के लिए यानी कि व्यापार और वाणिज्य के पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया, जबकि राजनीतिक या प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए एक नई संस्था बनाई गई जिसे नियंत्रण बोर्ड नामक संस्था थी और इसने ही दौरिक सरकार प्रणाली स्थापित की। इसने नियंत्रण बोर्ड को भारत में नागरिक और सैन्य सरकार या ब्रिटिश संपत्ति के राजस्व के सभी कार्यों को निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार दिया। 1784 के एक्ट से ही कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों में अंतर किया गया, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें सिर्फ 2 कारण महत्वपूर्ण थे। क्या क्या थे? भारत में कंपनी के क्षेत्र को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। यानी कि भारत के जिन जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार था, अब उन क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया। यानी ब्रिटिश सरकार को अब भारत में जो भी कंपनी के मामले थे या उसके प्रशासन थे उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण दिया गया। उसके बाद आता 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ? इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर दी गई अभिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक बढ़ा दिया। यानी कि 1793 में गवर्नर जनरल बनकर आता है कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि गवर्नर की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य थे। वो 4 सदस्य की ही सहमति के से गवर्नर जनरल अपने कार्य करता था। यानी कि गवर्नर जनरल की शक्ति पर थोड़ा अंकुश लगाया गया था और जो कार्यकारी परिषद थी उसकी अनुमति के द्वारा ही जो गवर्नर जनरल थे उनको कार्य करने होते थे। लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है वो उनकी परिषद पर दी गई अधिभावी शक्तियों को भविष्य के सभी जितने भी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी थी के गवर्नर थे उन तक बढ़ा दिया। यानी कि जो कॉर्नवालिस था
उसने कहा कि जो कार्यकारी परिषद है गवर्नर जनरल की, वो उसके लिए उनके विचारों को मानना जरूरी नहीं है, यानी कि किसी भी कार्य को वो एक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसी को सरकारों पर अधिक शक्तियां और नियंत्रण प्रदान किया। इसने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया, यानी कि 1793 के एक्ट के द्वारा जो कंपनी को भारत में एकाधिकार मिला हुआ था व्यापार करने का, वो 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कि हमने अभी पढ़ा था 1793 में कि कंपनी के व्यापार जो एकाधिकार था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और 1813 में 20 साल कंप्लीट हो जाते हैं। और अब क्या था, कंपनी के व्यापार को के जो एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया, यानी कि सिर्फ चीन के साथ व्यापार, चीन के चाय के साथ ही कंपनी को एकाधिकार था। अब भारत में ब्रिटिश की अन्य कंपनियां भी आकर व्यापार कर सकती थी, यानी कि इसमें क्या, इसने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, अर्थात भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। हालांकि इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जारी रखा। इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की प्रभुसत्ता का दावा किया। इसने ईसाई मशीनरियों को लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी, यानी कि 1813 के एक्ट से काफी बदलाव किए गए। भारत में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, सिर्फ चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। अब व्यापार करने के लिए बहुत सारी कंपनियां भारत में आती हैं। कंपनियों के साथ साथ अब भारत में ईसाई मशीनरियां भी आती है अपने धर्म के प्रचार के लिए। इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का प्रावधान किया, यानी कि जैसे जैसे अभी अन्य जो यूरोपीय थे, अन्य ब्रिटिश व्यापारी थे, वो भारत में आते हैं, उनके साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मशीनरियां भी आती हैं। इससे क्या होता है, पश्चिमी जो शिक्षा थी उसका प्रसार आरंभ हो जाता है। 1833 का चार्टर एक्ट, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया, यानी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई। यदि क्वेश्चन आए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आएगा विलियम बेंटिंग। यदि कहा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। इसने मुंबई और मद्रास के राज्यपाल को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां दी गई, यानी कि अब संपूर्ण शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथों में दी गई। इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया, जो एक विस्तृत प्रशासनिक निकाय बन गई थी। 1833 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया और कहा गया कि भारतीयों को कंपनी के तहत कोई भी स्थान, कार्यालय और रोजगार रखने से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्ति नहीं मिलती थी और जो ये सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन विरोध के द्वारा इसे वापसी लिया गया। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। 1853 के एक्ट से जो भी गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसमें विधायी कार्य और कार्यकारी जो कार्य थे उनको अलग अलग किया गया। दूसरे शब्दों में इसने एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की गई और भारतीयों के लिए विधान परिषद की केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना गया। इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की गई, जो हमने अब पीछे पढ़ा था कि 1833 का एक्ट था, इसमें शुरू किया गया था, लेकिन विरोध के द्वारा इसको वापस ले लिया गया था। लेकिन 1853 के एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन की भर्ती की जो खुली प्रतियोगिता थी, ये शुरू की गई। लेकिन जो इस
बढ़ती थी ये अंग्रेजी माध्यम में और इंग्लैंड में होती थी। तदनुसार 1854 में मैकाले समिति, भारतीय सिविल सेवा समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले की अध्यक्षता में 1854 में भारतीय सिविल सेवा समिति की नियुक्ति की गई। इसमें प्रावधान था कि अब से भारत का शासन मुहिम द्वारा और उसके नाम से किया जाएगा, यानी कि भारत पर शासन किसके द्वारा? ब्रिटिश महारानी के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत के वायसराय कर दिया गया। 1858 में किया गया था ये चीजें। तो भारत का जो शासन था किसके हाथ में किया गया था? 1858 में किया गया था। और 1858 में ही गवर्नर जनरल के पदनाम को वायसराय के नाम से बदल दिया गया था। भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन था? वायसराय था। इसी के लिए इसका साथ भारत में एक पद और बनाया गया जिसे भारत या राज्य सचिव कहा गया। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक मंडल बनाए गए थे, जो दोहरी सरकार की प्रणाली थी उसको समाप्त किया गया और एक नया कार्यालय बनाया गया जिसे कहा राज्य सचिव। यानी कि जो राज्य सचिव था, भारतीय सचिव था, ये महारानी और वायसराय के बीच में एक कड़ी का काम करता था। राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। हालांकि 1858 का अधिनियम काफी हद तक प्रशासनिक मशीनरी के सुधार तक ही सीमित था। इसके द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सरकार की देखरेख और नियंत्रण दिया जाना था। उसके बाद आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1857 के महान विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार को अपने देश के प्रशासन में भारतीयों की सहायता लेने की आवश्यकता महसूस हुई। एसोसिएशन की इस नीति में ब्रिटिश संसद द्वारा 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम बनाए गए। इस अधिनियम ने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की गई। यानी कि अब भारतीयों को शासन में सहायता के लिए चुना गया। वायसराय को अपनी विस्तारित परिषद में कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करना चाहिए। यानी कि 1861 का जो अधिनियम आया उसमें अब भारतीयों को शामिल करने के लिए बोला गया। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें विस्तार करने के लिए बोला गया और भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया। 1862 में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को नामित किया। कौन कौन से थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विधान परिषद में भारतीयों को कौन कौन से भारतीयों को नामित किया गया था? बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव। कब किया गया था? 1662 में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में विधायी शक्तियां बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इसने बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया। इनकी स्थापना क्रमशः 1862, 1886 और 1897 में हुई। इसने वायसराय को परिषद में व्यापार के लिए अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया। इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी? कंपनी के जो भी सदस्य थे उनको अलग अलग विभाग दिया गया जिसे पोर्टफोलियो कहा गया। कब किया गया? 1861 में किया गया था, स्टार्ट किया गया था। और यदि क्वेश्चन आए पोर्टफोलियो के जनक कौन है तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग। सो गाइस, ये थे हमारे भारतीय इतिहास की, जो भारतीय संविधान था उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बाकी के 1861 के आगे के जितने भी हम अधिनियम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।